Hello guys, welcome to my channel. Today we study about political science, class 12, chapter 2, the end of bipolarity. Okay, so let's begin the chapter. First of all, we study about what was the Soviet system. Soviet system क्या था? तो चलिए हम देखते हैं. द यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स, ये जो यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक है वो किसका फुल फॉर्म है? वो यूएसएसआर का फुल फॉर्म है. ठीक है, यूएसएसआर जो हमने पिछले वाले चैप्टर में पढ़ा था कोल्ड वॉर में. ठीक है, तो जो एक क्या था, सुपर पावर था. कैम इन टू बींग आफ्टर सोशलिस्ट रिवोल्यूशन इन रशिया इन 1917. तो जो रशिया में सोशलिस्ट रिवोल्यूशन हुआ, ठीक है, उसके बाद हमारा क्या आया? उसी के बाद जो आया हमारा सोवियत सिस्टम स्टार्ट हुआ. आइडियल्स ऑफ सोशलिज्म, और जो ये सोवियत सिस्टम था उसमें क्या चलता था? सोशलिज्म चलता था. और ये अपोज करता था किसको? कैपिटलिज्म को. ठीक है, ये जो कैपिटलिज्म था इसको क्या करता था? ये अपोज करता था. तो ये सोशलिज्म और कैपिटलिज्म में क्या फ़र्क है? तो जो कैपिटलिज्म होता था वो डेमोक्रेसी होता था. ठीक है, वहाँ पे लोगों को डेमोक्रेसी दी जाती थी, फ्रीडम होता था. लेकिन जो सोशलिज्म है उसमें क्या होता था कि किसी की भी कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होती थी, कोई फ्रीडम नहीं होता था. एबोलिश द इंस्टीट्यूशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, और जो प्राइवेट प्रॉपर्टी होती थी उसको क्या करता था? ये एबोलिश कर रहा था, उसको रोक रहा था. ठीक है, गिव प्राइमेसी टू द स्टेट एंड नो अदर पॉलिटिकल पार्टी वॉज अलाउड. ये क्या कर रहा था? जो स्टेट था उसको क्या कर रहा था? ये प्राइमेसी दे रहा था कि जितने भी लैंड्स हैं, जितने भी प्रॉपर्टीज़ हैं, उन सबको कौन गवर्न करेगा? तो स्टेट गवर्न करेगा. सारी चीज़ें स्टेट देखेगा. नो अदर पॉलिटिकल पार्टी, मतलब जो अदर पॉलिटिकल पार्टी होती हैं जैसे हमारे इंडिया में होता है या फिर कोई और दूसरी कंट्रीज़ में होता है, तो वैसा कुछ भी अलाउड नहीं था वहाँ पे. ठीक है, जो भी देखेगा बस स्टेट देखेगा, वहाँ की गवर्नमेंट देखेगी. चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं. द सोवियत इकोनॉमी प्रोड्यूस एवरीथिंग फ्रॉम पिंस टू कार. ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है उस टाइम के लिए कि जिस टाइम में मतलब बहुत सारी चीज़ें नहीं थी, लेकिन फिर भी ये जो सोवियत इकोनॉमी था, जो यूएसएसआर था, वो क्या कर रहा था? वो पिन से, मतलब कि जो सेफ्टी पिन होता है उससे लेकर के कार तक क्या कर रहा था? वो प्रोड्यूस कर रहा था. वहाँ की अपनी थी. ठीक है, वो किसी भी कंट्री से इंपोर्ट नहीं करता था, वहाँ की सारी चीज़ें अपनी थी, वो सब कुछ खुद से ही प्रोड्यूस करता था. दो देयर इक्वलिटी डिड नॉट मैच दैट ऑफ द वेस्टर्न कैपिटलिस्ट कंट्रीज. ठीक है, और उसकी जो इक्वलिटी थी वो किसी भी वेस्टर्न कैपिटलिस्ट कंट्रीज से मैच नहीं करती थी. इंश्योर्ड मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग फॉर ऑल सिटीजन्स. वो क्या कर रहा था? जो मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होती है, जैसे रोटी कपड़ा मकान हो गया, और वहाँ की जो थी एक एजुकेशन भी थी, तो वो सारी चीज़ें जो है बेसिक नेसेसिटीज़ जो होती है वो सारी वहाँ के सिटीजन्स को मिल रही थी. बेसिक नेसेसिटीज़, ठीक है, इंक्लूडिंग हेल्थ, एजुकेशन, चाइल्ड केयर एंड अदर वेलफेयर स्कीम्स. ठीक है, तो उनको हेल्थ भी दी जा रही थी, हेल्थ की सुविधा, एजुकेशन की, चाइल्ड केयर की एंड अदर वेलफेयर. ठीक है, अब हम आगे देखेंगे. लैंड एंड प्रोडक्टिव एसेट्स वेर अलाउड एंड कंट्रोल बाय द सोवियत स्टेट. जो लैंड होता है और जो प्रोडक्टिव और कुछ जो एसेट्स होते हैं वो किसके द्वारा ऑन किए जा रहे थे? तो जो सोवियत स्टेट था उनके द्वारा ऑन किए जा रहे थे. ठीक है, कंट्रोल किए जा रहे थे. लैक ऑफ डेमोक्रेसी, ये जो लैक ऑफ डेमोक्रेसी हो गया, एंड द एब्सेंस ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच मेकिंग लाइफ वेरी डिफिकल्ट फॉर इट्स सिटीजन. लेकिन देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ के जो सिटीजन्स थे उनको बेसिक नेसेसिटीज़, मतलब कि जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है हमें रहने के लिए, वो सारी चीज़ें प्रोवाइड कराई जा रही थी. लेकिन फिर भी क्या है? लैक ऑफ डेमोक्रेसी एंड एब्सेंस ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच मेकिंग लाइफ वेरी डिफिकल्ट फॉर इट्स सिटीजन. लेकिन वहाँ की जो लैक ऑफ डेमोक्रेसी थी, वहाँ पे क्या थी? डेमोक्रेसी की कमी थी. और जो एब्सेंस ऑफ फ्रीडम था, मतलब कि हमारे इंडिया में भी ऐसा होता है कि कार्टून बना करके और क्या करते हैं, अपना जो स्पीच होता है उसे सबको दिखाने की कोशिश करते हैं, बताने की कोशिश करते हैं. तो वैसा कुछ भी वहाँ पे फ्रीडम नहीं था, वहाँ पे फ्रीडम की एब्सेंस थी. ठीक है, एब्सेंस थी. तो ये क्या कर रहा था? जो डेमोक्रेसी की कमी थी, फ्रीडम की कमी थी, तो वो क्या कर रहा था? जो पीपल्स थे वहाँ के, जो वहाँ के सिटीजन थे, उनकी लाइफ को क्या कर रहा था? ये बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट बना रहा था. द सोवियत इन्वेशन ऑफ अफगानिस्तान इन 1979 weakened द सिस्टम इवन फर्दर. और जो अफगानिस्तान के साथ इसका जो इन्वेशन हुआ, ठीक है, युद्ध हुआ, तो उसमें क्या हो गया? 1979 में उसने सिस्टम को और भी ज़्यादा कमज़ोर कर दिया. और यहाँ तक कि जो टेक्नोलॉजी वगैरह थी, ठीक है, वो सब तो पीछे जा ही रही थी, लेकिन जो फूड इम्पोर्ट्स होता है वो भी इंक्रीज हो गया. मतलब कि जो सोवियत यूनियन था तो वहाँ पे और दूसरी जो चीज़ें थी, टेक्नोलॉजी वगैरह थी, उस पर ध्यान दिया जा रहा था, इसलिए फूड इम्पोर्ट्स वगैरह क्या हुआ? इंक्रीज हो गया. The Soviet economy was flattering in the late 1970s and became stagnant. और क्या हुआ कि जो 1970s आते आते ये क्या होने लगा? फाल्टर्ड होने लगा, इधर उधर होने लगा. ठीक है, पहले की तरह जो है सोवियत यूनियन नहीं रह गया.
अब हम आगे देखेंगे गोर्बाचेव एंड द डिसइंटीग्रेशन। ठीक है, ये गोर्बाचेव, इनके बारे में पहले देखते हैं। मिखाइल गोर्बाचेव, जनरल सेक्रेटरी ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ द सोवियत यूनियन इन 1985। तो ये जो 1985 में ये क्या थे, सोवियत यूनियन के जनरल सेक्रेटरी थे। ठीक है, डिसीजन टू नॉर्मलाइज रिलेशंस विद द वेस्ट एंड डेमोक्रेटाइज्ड एंड रिफॉर्म द सोवियत यूनियन। तो इन्होंने क्या डिसीजन लिया, ये जनरल सेक्रेटरी थे, तो इन्होंने ये डिसीजन लिया कि जो वेस्ट है, वेस्ट कहने का मतलब जो हमारा वेस्टर्न अलायंस था, जो यूएसए था, उसके साथ जो रिलेशन था उसको नॉर्मल करने की इन्होंने कोशिश करा। और जो वहाँ की जो कंट्रीज थी जो कि कम्युनिज्म वहाँ पे चल रहा था यूएसएसआर में, तो उसको भी क्या डेमोक्रेटाइज करने का कोशिश किया। ठीक है, उसके लिए उन्होंने रिफॉर्म भी लाया। तो हम आगे देखेंगे। द पीपल इन द ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज विच वेयर द पार्ट ऑफ सोवियत ब्लॉक started to protest against their own governments and Soviet control। तो जो ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज थे, ठीक है, जो यूरोप के ईस्ट में जो कंट्रीज थे, उन्होंने क्या किया, वो पार्ट तो थे सोवियत ब्लॉक के, जो पार्ट थे उन्होंने खुद ही क्या किया, जो गवर्नमेंट थी उनकी, उनके अगेंस्ट उन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया, विद्रोह करना शुरू कर दिया। जो सोवियत यूनियन के जो पार्ट्स थे ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज, उन्होंने खुद ही इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया, सोवियत कंट्रोल के खिलाफ। ठीक है, द कम्युनिस्ट रिजाइम्स कोलैप्स वन आफ्टर अनदर। और जो कम्युनिस्ट जो था, ठीक है, जो यूएसएसआर था, वहाँ पे जो कम्युनिज्म जो चल रहा था, कम्युनिस्ट चल रहा था, कम्युनिस्ट रिजाइम्स, वो कोलैप्स करने लगा। ठीक है, धीरे धीरे एक के बाद एक गिरने लगा। और कूप टुक प्लेस इन 1991। 1991 में एक कूप आया, जैसे तख्ता पलट होता है कि जो ये वहाँ मिखाइल जो गोर्बाचेव थे, इनको हटा दिया गया था। ठीक है, बोरिस येल्त्सिन इमर्ज्ड एज अ नेशनल हीरो इन दिस ऑपोजिंग दिस कूप। तो जो ये कूप था, इसका अपोज में ये नेशनल हीरो एक थे बोरिस येल्त्सिन। ठीक है, तो जो ये मिखाइल गोर्बाचेव थे, इन्होंने जो रिफॉर्म किया था, तो जो वहाँ के कंट्रीज में जो रहने वाले पीपल थे, जो सिटीजन थे, उन्हें लग रहा था कि जो रिफॉर्म आया है, तो अगर कंट्री डेमोक्रेटाइज हो रही है तो वो धीरे धीरे हो रही है। लेकिन वही जो पॉलिटिकल पार्टीज के जो लोग थे, जो कम्युनिज्म को जो बढ़ावा दे रहे थे, वो क्या सोच रहे थे, वो सोच रहे थे कि जो रिफॉर्म आया है वो काफ़ी जल्दी जल्दी काम कर रहा था। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या हुआ, ये मिखाइल गोर्बाचेव हट गए थे। हम आगे देखेंगे। पावर बिगैन टू शिफ्ट फ्रॉम द सोवियत सेंटर टू द रिपब्लिक्स। और जो पावर था वो कहाँ शिफ्ट होने लगा, सोवियत सेंटर से रिपब्लिक्स में सेट होने लगा। ठीक है, शिफ्ट होने लगा। द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ द सोवियत यूनियन वॉज बैंड। और जो कम्युनिस्ट पार्टी था सोवियत यूनियन का, वो भी क्या हुआ, बैंड हो गया। कैपिटलिज्म एंड डेमोक्रेसी वेयर अडोप्टेड। और कैपिटलिज्म और डेमोक्रेसी जो कि यूएसए का था, यूएसए उसको फॉलो करता था, वो भी यूएसएसआर में अडॉप्ट किया जाने लगा। रसिया वेयर नाउ एक्सेप्टेड एज द सक्सेसर स्टेट ऑफ द सोवियत यूनियन। और जो रसिया था उसके बाद क्या हुआ, इसका सक्सेसर अडॉप्ट किया गया सोवियत यूनियन का। द ओल्ड सोवियत यूनियन वॉज द डेड एंड ब्यूरिड। और जो ओल्ड सोवियत यूनियन था वो क्या हो गया, डेड हो गया, ब्यूरिड हो गया, उसको ख़त्म कर दिया गया। क्योंकि जब नई रिपब्लिक्स आई थी, जब डेमोक्रेसी आई थी, तो जो कंट्रीज़ के रहने वाले सिटीजन थे, उन्हें जो पुराना वाला सोवियत सिस्टम था, जो डेमोक्रेसी नहीं थी, वहाँ पे कम्युनिज्म था, तो वो उन्हें अच्छा नहीं लग रहा था। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे व्हाई डिड द सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट। जो सोवियत यूनियन था वो डिसइंटीग्रेट कैसे हुआ। There is no doubt that the internal weakness of the Soviet political and economic institutions which failed to meet the aspiration of the people were responsible for the collapse of system। तो जो वहाँ की जो पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन थी, ठीक है, वो क्या हो गई, फेल्ड हो गई। पीपल्स के जो एस्पिरेशंस थे उसको वो फुलफिल नहीं कर पाई। ठीक है, इसकी वजह से जो सोवियत सिस्टम था वो कोलैप्स कर गया। यूज्ड मच ऑफ इट्स रिसोर्सेज इन मेंटेनिंग अ न्यूक्लियर and military arsenal and development for its satellite states and Eastern Europe and within the Soviet system। और जो उसका रिसोर्सेज था, ठीक है, यूएसएसआर का जो रिसोर्सेज था सोवियत यूनियन का, वो सबसे ज़्यादा कहाँ पे वेस्ट करता था, वो कहाँ पे लगाता था, तो वो न्यूक्लियर मिसाइल्स जो होते हैं, मिलिट्री आर्सेनल को क्या कर रहा था, वो उसको मेंटेन करने में सारा चीज़ लगा दे रहा था। The Communist Party that had ruled the Soviet Union for over 70 years was not accountable to the people। और जो कम्युनिस्ट पार्टी थी जो चलती आ रही थी लगभग 70 साल से, वो भी क्या हो गई, पीपल के लिए अच्छी नहीं हुई। ठीक है,
पीपल्स जो नई जब डेमोक्रेसी आए, जब रिपब्लिक्स आए, तो उनको क्या हुआ कि जो 70-60 साल जो चलती आ रही थी वो भी उन्हें ख़राब लगने लगा, उन्हें रिपब्लिक्स अच्छा लगने लगा, ठीक है। इसलिए वो कोई भी मतलब वहाँ के जो सिटीजन्स थे वो पहले वाले सोवियत यूनियन के साथ रहना पसंद नहीं कर रहे थे, उन्हें डेमोक्रेसी के साथ रहना था। कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिसइंटीग्रेशन, कॉन्सिक्वेंसेज क्या क्या था? इट मीन द एंड ऑफ कोल्ड वॉर कॉन्फ्रंटेशन। क्या हुआ था? इसी की वजह से कोल्ड वॉर क्या हुआ था? एंड हो गया था, खत्म हो गया था। पावर रिलेशंस इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स चेंज्ड, और जो पावर रिलेशंस थे पूरे वर्ल्ड में पॉलिटिक्स में, वो क्या होने लगे? चेंज होने लगे। द एंड ऑफ द सोवियत ब्लॉक मेंट द इमर्जेंस ऑफ मैनी न्यू कंट्रीज एंड दिस हैड देयर ऑन इंडिपेंडेंट एस्पिरेशन एंड चॉइसेस। और जब सोवियत ब्लॉक क्या हुआ, जब एंड हुआ तो क्या हुआ? नए नए कंट्रीज इमर्ज हुए और उनके पास क्या था? उनका अपना एस्पिरेशन था, उनके अपने चॉइसेस थे, ठीक है। वो क्या थे? इंडिपेंडेंट थे, वो किसी और पे निर्भर नहीं थे, किसी और पे डिपेंडेंट नहीं थे, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे शॉक थेरापी इन पोस्ट कम्युनिस्ट रिजाइम। शॉक थेरापी तो क्या हुआ? द मॉडल ऑफ ट्रांजिशन इन रसिया, सेंट्रल एशिया एंड ईस्ट यूरोप दैट वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय द वर्ल्ड बैंक एंड द IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड कैम टू बी नोन एज शॉक थेरापी। तो जो ट्रांजिशन हुआ, ठीक है, जो ट्रांजिशन हुआ रसिया में, सेंट्रल एशिया में, ईस्ट यूरोप में, किसके द्वारा इन्फ्लुएंस था? वर्ल्ड बैंक और IMF के द्वारा इन्फ्लुएंस्ड किया गया था। तो ट्रांजिशन किस चीज़ का हो रहा था? तो कम्युनिज्म से कैपिटलिज्म में ट्रांजिशन जो हो रहा था उसी को शॉक थेरापी के नाम से जाना जाता है, ठीक है, उसी को हम शॉक थेरापी कहते हैं। शॉक थेरापी ऑल्सो इन्वॉल्व अ ड्रास्टिक चेंज इन एक्सटर्नल ओरिएंटेशन ऑफ दिस इकोनॉमीज। ये क्या करता है? इसकी वजह से चेंजेस भी हुए एक्सटर्नल ओरिएंटेशन ऑफ दिस इकोनॉमीज, ठीक है, इकोनॉमीज में भी काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हुए। The free trade regimes and foreign direct investment were to be the main engines of changes. जो फ्री ट्रेड रिजाइम्स आए, जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आए, वो क्या थे? इसके मेन इंजन्स थे इसके चेंजेस के। फाइनली द ट्रांजिशन ऑल्सो इन्वॉल्व अ ब्रेकअप ऑफ द एग्जिस्टिंग ट्रेड अलायंसेज अमॉन्ग द कंट्रीज ऑफ सोवियत ब्लॉक। तो फाइनली क्या हुआ? ट्रांजिशन जो हो रहा था कम्युनिज्म से कैपिटलिज्म में, उसमें और क्या था? तो जो ट्रेड अलायंसेस थे, ठीक है, जो पहले के ट्रेड अलायंसेस थे वो भी क्या हो गए? ब्रेक हो गए, ठीक है। अब हम आगे देखेंगे कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ शॉक थेरापी। जो शॉक थेरापी था उसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज थे? द शॉक थेरापी एडमिनिस्ट्रेड इन 1990s। ये कब एडमिनिस्ट्रेड हुआ था? तो 1990s में हुआ था, ठीक है। In Russia, the large state-controlled industrial complex almost collapsed was as about 90% of its industries were put up for sale to private individuals and companies. तो रशिया में क्या हुआ कि जो लार्ज स्टेट था, ठीक है, जो कंट्रोल कर रहा था बहुत सारे इंडस्ट्रीज को, वो भी क्या हो गया? कोलैप्स्ड हो गया। और जो 90% था, ठीक है, जो रशिया का 90% इंडस्ट्रीज था, वो क्या हो गया कि वो सेल के लिए चला गया प्राइवेट इंडिविजुअल कंपनीज को, ठीक है, क्योंकि सारी चीज़ें प्राइवेट हो रही थी, कोई भी चीज़ क्या हो रहा था? स्टेट के द्वारा अब गवर्न नहीं किया जा रहा था, सब कुछ रिपब्लिक हो रहा था, इसलिए प्राइवेट और इंडिविजुअल कंपनीज को सेल के लिए चली गई। द वैल्यू ऑफ रूबल, द रशियन करेंसी डिक्लाइन ड्रामेटिकली। और जो रूबल था, ठीक है, रशिया का करेंसी है, वो भी क्या हो गया? डिक्लाइन हो गया, उसका वैल्यू भी डिक्लाइन हो गया। द रियल GDP ऑफ रशिया इन 1999 वॉज बिलो वॉट इट वॉज इन 1989। तो जो 1989 में जो रशिया का GDP था वो ज़्यादा था, लेकिन 1999 में क्या हो गया? कम हो गया, ठीक है, 1989 से भी ज़्यादा कम हो गया। अब हम पढ़ेंगे द ओल्ड सिस्टम ऑफ सोशल वेलफेयर वॉज सिस्टमेटिकली डिस्ट्रॉयड। तो जो ओल्ड सिस्टम था, ठीक है, सोशल वेलफेयर का, वो भी क्या हो रहा था? डिस्ट्रॉय हो रहा था। रशिया वर डिवाइडेड बिटवीन रिच एंड पुअर रीजन्स। और रशिया क्या हुआ कि पुअर और रिच रीजन में डिवाइड हो गया, क्योंकि जो प्राइवेट, देखिए पहले क्या हो रहा था कि सारी चीज़ें थी स्टेट गवर्न कर रही थी, उन्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत थी तो स्टेट प्रोवाइड कर रही थी, सारी चीज़ों का देखभाल स्टेट कर रही थी। लेकिन जैसे ही क्या हुआ कि जब प्राइवेट में कन्वर्ट होने लगी, सारी चीज़ें कैपिटलिज्म में आने लगी, सब कुछ डेमोक्रेसी जब आने लगा, तो क्या हुआ कि लोगों के पास खुद के पास मतलब उतनी सारी चीज़ें नहीं थी कि वो इंडस्ट्रीज़ खरीद सके या फिर खुद के पैरों पर अच्छे से खड़े रह सके। इसलिए क्या हो रहा था कि कुछ लोग रिच हो गए और कुछ लोग पुअर हो गए।
अजरबैजान, कजाकिस्तान, रशिया, तुर्कमेनिस्तान एंड उज्बेकिस्तान आर मेजर ऑयल एंड गैस प्रोड्यूसर। ये जो देश हैं, ठीक है, ये जो कंट्रीज़ हैं, यहाँ पे क्या था, ये ऑयल और गैस बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करते थे, ठीक है। ऑयल और गैस के बहुत ही ज़्यादा प्रोड्यूसर्स रहे हैं, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्रोड्यूस होता था। अब है टेंशंस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। मोस्ट ऑफ द फॉर्मर सोवियत रिपब्लिक्स आर प्रोन टू कॉन्फ्लिक्ट्स एंड मेनी हैव हैड सिविल वॉर्स एंड इंसर्जेंसीज। तो क्या हुआ कि जब ये ट्रांजिशन हो रहा था तो उस टाइम में क्या हुआ, इतनी आसानी से ये ट्रांजिशन नहीं हुआ, ठीक है। कहने में तो बहुत आसान है कि अगर चेंजेस लाने थे तो डायरेक्टली बस चेंज करना था कम्युनिज्म से कैपिटलिज्म में, ठीक है, लेकिन ये कैपिटलिज्म में चेंज करना इतना आसान नहीं था, इसमें भी काफ़ी सारे दिक्कत और परेशानियाँ आई। तो यहाँ पे दिया गया है टेंशंस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स, तो इसकी वजह से बहुत सारे टेंशंस और कॉन्फ्लिक्ट्स भी आए। हम पढ़ेंगे द सेंट्रल एशिया। तजाकिस्तान विटनेस्ड सिविल वॉर दैट वेंट ऑन फॉर 10 years टिल 2001। तो जो सेंट्रल एशिया में तजाकिस्तान है वो क्या है, विटनेस्ड है, साक्षी है इस चीज़ का कि वहाँ पे क्या हुआ था, सिविल वॉर हुआ था लगभग 10 years तक जो चला था, ठीक है। हम पढ़ेंगे इंडिया एंड पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज। India has maintained good relations with all the post-communist countries, but the strongest relations are still those between Russia and India. तो रसिया और इंडिया के बीच में बहुत ही पहले से स्ट्रांग रिलेशनशिप रहा है, और भी बाकी जो पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज थे उनके साथ भी अच्छा रिलेशन था, लेकिन रसिया और इंडिया का काफ़ी ही अच्छा रिलेशनशिप था, ठीक है। इंडिया हीरोज फ्रॉम राज कपूर टू अमिताभ बच्चन आर हाउस होल्ड नेम्स इन रसिया, ठीक है, हाउस होल्ड्स के नेम भी है राज कपूर और अमिताभ बच्चन जो कि हमारे इंडिया के हीरोज हैं, एंड मेनी पोस्ट सोवियत कंट्रीज, ठीक है, और भी बहुत सारे सोवियत कंट्रीज में। अब हमारा मोर देन 80 बायलैटरल एग्रीमेंट्स have been signed between India and Russia as a part of Indo-Russian Strategic Agreement of 2021। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि 80 बायलैटरल एग्रीमेंट्स साइन हुए हैं इंडिया और रसिया के बीच में, ठीक है। इंडिया स्टैंड्स टू बेनिफिट्स फ्रॉम इट्स रिलेशनशिप विथ रशिया ऑन इश्यूज लाइक कश्मीर। जो कश्मीर का हमारा इशू था उसमें भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ इंडिया को रशिया के साथ रिलेशनशिप रखने से। एनर्जी सप्लाई, शेयरिंग इन्फॉर्मेशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म, एक्सेस टू सेंट्रल एशिया एंड बैलेंसिंग इट्स रिलेशन विथ चाइना। और जो चाइना से के साथ रिलेशनशिप था उसको भी बैलेंस करने में काफ़ी ज़्यादा रशिया ने हेल्प किया, ठीक है। इंडिया इज द सेकेंड लार्ज आर्म्स मार्केट फॉर रसिया, और रसिया के लिए क्या है, इंडिया है सेकेंड लार्ज आर्म्स मार्केट है। इंडिया से आर्म्स के जो प्रोडक्शन होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। और हम पढ़ेंगे रशिया एंड इंडिया हैव कोलाबोरेटेड ऑन वेरियस साइंटिफिक प्रोजेक्ट्स, और बहुत सारे साइंटिफिक प्रोजेक्ट्स को इंडिया और रसिया ने साथ मिलकर के किया है, ठीक है। जैसे एक क्रायोजेनिक रॉकेट के बारे में दिया गया था कि इसमें जो रसिया है उसने काफ़ी ज़्यादा हेल्प किया था, ठीक है। तो गाइस ये चैप्टर हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आई हो, ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। सो थैंक यू सो मच, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक।